अस्सलाम वालेकुम जी। टीवी आसिफ खैतरान प्रोग्राम आप देखा करते हैं एन न्यूज़ HD पे, और इसमें हम कभी मेहमानों के पास खुद हाजिर हुआ करते हैं और कभी अपने मेहमानों को तकलीफ देते हैं, दावत देते हैं कि वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएं और हम उनसे आपसे मुलाकात करवाएं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करवाएं। आज मेरे जो मेहमान शख्सियत हैं, मैं पिछले काफ़ी दिनों से देख रहा था सोशल मीडिया पे कि वो मुल्क से बाहर थे और मैं इंतज़ार में था कि वो कब वापस तशरीफ़ लाते हैं और फिर हम उनसे उस सफ़र का भी अहवाल लेंगे और उनसे उनके जो मशागिल हैं ख़ास तौर पे उस हवाले से भी गुफ्तगू रहेगी। कहा जाता है कि शायरी सच बोलती है और इंसान के इजहार के बहुत सारे जहाँ तरीके हैं, वहाँ एक बहुत खूबसूरत जो तरीका है इजहार का वो शायरी है। शायर बनना मेरे ख्याल में एक फितरी अमल है, कोशिश से मुश्किल से बना जा सकता है। जब तक आप में कोई इस तरह के सिम्टम ना हो, जिसको कहते हैं जरासीम ना हो, उस वक्त तक आप नहीं बन सकते। आज मेरी मेहमान शख्सियत, मैं नहीं ज़्यादा देर आपको उस मेहमान शख्सियत से दूर रखूँगा। मुल्तान डिवीज़न की, और बहुत पहले मुल्तान ज़िला, फिर अब मुल्तान डिवीज़न की मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है और इसके मज़ाफ़ात में भी जो कस्बे, जो शहर हैं, उन्होंने भी अपनी एक पहचान बनाई है हर हवाले से और ख़ास तौर पे शायरी के हवाले से। मैं बेदम हैदरी साहब का जिक्र करना ज़रूर चाहूँगा। कबीरवाला का नाम जब आएगा तो बेदम हैदरी साहब के नाम से उनको ज़रूर पहचाना जाएगा। और अब असर हाज़िर में अगर कबीरवाला की बात होगी, अदब की बात होगी, तो कमर रज़ा शहजाद का नाम लिए बगैर उसको आप याद नहीं कर सकते। मेरी आज की मेहमान शख्सियत है कमर रज़ा शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं कमर भाई? खुदा का शुक्र है, ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं अपने इस प्रोग्राम में आपको ज़हमत दूंगा, आपके साथ चाय पियेंगे। चाय तो एक बहाना है मुलाकात का, बहरे मुलाकात होनी है चाहिए। तो आपसे कहाँ से शुरू करें? ये सोचने की बात है। कहीं से भी बात शुरू की जा सकती है और मैं खास तौर पर सबसे पहले तो एन न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ। एन न्यूज़ हमारा वो चैनल है जो यकीनन बहुत सारे जो है हमारे इलाके के और हमारे खित्ते के लोगों को और टैलेंट्स को सामने लेके आ रहा है और बहुत काम कर रहा है। मैंने इनके मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और ख़ास तौर पर आप जैसे लोग जब इस अदारे से मुंसलिक हुए तो यकीनन ये और मज़ीद खुशी की बात है। कमर भाई बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। कमर भाई, आप बाकायदा तौर पे एक सरकारी महकमे से भी मुंसलिक रहे और आपने तवील अर्सा मुल्क के खासतौर पे पंजाब के बहुत सारे इलाकों में सर्व करने का आपको मौका मिला। अपनी उस सरकारी मसरूफियात के साथ साथ आपका जो हवाला बना है पूरे मुल्क में नहीं बल्कि उर्दू अदब के हवाले से पूरी दुनिया में, वो है शायरी। जी। तो कैसे शायरी की तरफ कैसे आया? अच्छा, ये बहुत साफ ज़ाहिर है कि हमारा एक रूटीन का सवाल तो है, लेकिन ये अहम सवाल है। बिल्कुल, इसलिए कि कोई जब सफ़र स्टार्ट करता है तो पहला कदम ज़रूर उठाता है। जी बिल्कुल। तो यकीनन शायरी की तरफ मैं आया तो वो बिल्कुल कहीं वहमो गुमान में नहीं था कि मैंने शायर होना है या आपके अंदर कोई ऐसी बात। सिर्फ ये था आसिफ भाई कि शेर जमा करता था 9th-10th में स्कूल में, और वो शेर जो बज़्म अदब होती थी, हाँ, वहाँ शेर सुनाता था। ठीक है। और ये अपने या अपने दूसरों के शेर, अच्छा, दूसरों याद करके। हाँ, लेकिन उसमें एक अजीब बात होती थी जी कि बैतबाजी में आपको पता है कि जब हर्फ खत्म होता है दूसरा शेर कह दिया जाता है उसी के। जी। तो बाज़ दफा मुझे नहीं अंदाजा था, मैं बाज़ दफा शेर घड़ लिया करता था। अच्छा, फौरी तौर पे अगर नहीं आ रहा तो शेर खुद से बना लेता था, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मैं कोई शायर हूँ। लेकिन मुकाबले में बाज़ दफा मैं शायद इसलिए भी जी जाता था कि कोई हर्फ आता था तो मैं उस पर खुद ही शेर बना के, अगर कोई जहन में नहीं आ रहा तो खुद से शेर बना लिया फौरी तौर पे। वाह, ये जो मामला था मेरे साथ शेर पढ़ने का, शेर जमा करने का, उसमें कहीं गलत शेर होता था वो भी मैं कहता था नहीं ये शेर, यानी एक खास तरह का जो है वजन जो है मेरी जो है विजदान में मौजूद था। और मैं वो ऐसे शेर जमा करते करते फिर ऐसे हुआ कि शेर कहने लगा। वो मैं कॉलेज में आया तो एक बैनुल कुलियाती मुशायरा था, ठीक है। कॉलेज भी सिविल लाइंस था और हुसैन सर मरहूम उर्दू के उस्ताद थे, बहुत बड़ा नाम शायरी। उन्होंने तरी मिसरा इलामा इकबाल का था दे दिया कि जी इस पर मुकाबला है। मैंने उस पर एक गजल कही और मैं यानी उस वक्त भी अपने आप को शायर नहीं समझता था, लेकिन खुशकिस्मती से मैंने वो मुकाबला भी जीत लिया। वाह। लेकिन ये मेरा एक, आप ये समझें कि एक कोई बाकायदा शायरी का आगाज नहीं था। अच्छा। उस वक्त मैं ज्यादातर जो है आप ये समझें कि जो स्टूडेंट्स यूनियन और पॉलिटिकल जो सिनारियो था
उसमें ज्यादा मेरी जो है अमल दखल था, मुझे शौक था उसमें, आप ज्यादा हाँ। दिलचस्पी लेते थे। अच्छा, उस दिलचस्पी से ये हुआ कि जब मैंने ये कॉलेज की सियासत में हिस्सा लिया तो वहां मैंने देखा कि हमारे बहुत सारे शोरा, जिनमें मैं देखता था हबीब जालिब, फैज अहमद फैज, तरक्की पसंद शोरा थे खासतौर पर, हाँ बिल्कुल। इन्होंने मुआशरे को सुधारने के लिए कुछ शायरी की। अच्छा, मैं वो सियासी जो है एक किस्म की नज़में कह देता था, अच्छा, जो अपने उन जलसों में या उन मुशायरों में पढ़ देता था, लेकिन वो मुझे फिर भी ये ख्याल नहीं था कि मैं कोई शायर हूँ बाकायदा, लेकिन उनकी ज़रूरत के लिए मैं कहता था। लेकिन ये बाकायदा मुझे जब एहसास हुआ और मुझे मेरे उन्हीं हल्के के दोस्तों से, मुख्तलिफ लोगों से, कबीर वाला में आपने जिक्र किया, बेदल हैदरी साहब थे, खादिम रज़मी साहब थे, वहाँ मुशायरे होते थे। ठीक है। तो मैं उन मुशायरों में जाता था, तो वहाँ मुझे एक एहसास हुआ कि मैं शेर कह सकता हूँ, मुझे शेर कहने चाहिए। फिर मैंने बाकायदा, जिसे कहते हैं कि गज़लें कहनी शुरू की और गज़लें पढ़नी शुरू की और मुशायरों में आना जाना शुरू किया। अच्छा, ये आपका आगाज है, आप जैसे कि आप बता रहे हैं। और देखें, मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी यही कहा कि कुछ बातें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके अंदर पहले से मौजूद होती हैं, उनको आप थोड़ा सा निखारते जरूर हैं। अभी जैसे कमर भाई बता रहे थे कि बाजी में भी खुद से शेर घर लेना, फिर पहला कॉलेज में जो बैनुल कुलियाती मुकाबला हुआ उसमें भी ये किया, तो क्या बाकायदा किससे इस्लाह भी लेने का सिलसिला था? ये बड़ा वैसे सवाल ना, मैं समझता हूँ कि वाकई एक स्टेज होती है कि जहाँ जब शायर जो है उसमें टैलेंट है। बुनियादी बात आपने भी शुरू में यही कही कि ये जबरदस्ती कोई शायर नहीं बन सकता, उसके अंदर खुदादार सलाहियत है। लेकिन खुदादार सलाहियत होने के साथ साथ कुछ ना कुछ ज़रूर है कि आप मश्क करें, या ज़ुबान के हवाले से बहुत सारी आपके यहाँ गलत हो सकती हैं। हुआ ये कि मुझे किसी का शागिर्द होने पर या किसी सीखने पर कभी कोई इतराज़ नहीं, ये होना चाहिए। लेकिन हमारे उस सूरत हाल ये थी, ख़ित्ते में कुछ ऐसी सूरत हाल थी कि उस्ताद शागिर्द का रिश्ता जो है काफ़ी हद तक एक सूरत हाल उसकी गंभीर सी थी। और शहर में भी ऐसी सिचुएशन थी कि हमारी जो फैमिली थी वो ये नहीं, लेकिन जो वहाँ अदबी इन्वायरमेंट थी उसमें थोड़ा सा जो है ना एक तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो बाकायदा शागिर्दी तो मैंने किसी की नहीं इख्तियार की। लेकिन मैं अगर कहूँ कि मैंने सीखा नहीं, तो सीखना तो होता ही है। आप अपने सीनियर्स के साथ बैठ के सीखते हैं, आप किताबों से सीखते हैं, आप जो है अपने अहबाब जो आपके साथ चल रहे हैं उनसे सीखते हैं। तो ये सीखने का अमल तो एक सूरत में जारी रहता है, आप गलतियां दूर करते चले जाते हैं और फिर ऐसा ऐसा आपको इदराक होता चला जाता है। कमर भाई, जैसे आपने भी कहा कि कुछ लोगों से आपने सीखा भी सही, तो क्या मेरे आज के नौजवान को बताएंगे कि उस जमाने में, और ख़ास तौर पे मुझे याद आ रहा है जिस ज़माने का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं भी उन्हीं दिनों स्टूडेंट था और हम भी ख़ास तौर पे फैज़ साहब की शायरी पढ़ते थे, मुज़ाहमती शायरी थी, कत्लगाहों से चुन के हमारे अलम और निकलेंगे, उस शाख के काफ़िले और इस तरह की। तो आपको ज्यादा शायरी किसका पढ़ने का शौक रहा अपनी उसी जमाने में कि जिनसे आपको फिर बहुत सारे शेर भी याद हुए? अच्छा, हम ये वैसे इसमें जो अहम बात यह है कि असल में हमारी जो नस्ल, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि हमने जो होश संभाला, तो यकीनन वो मार्शल्लाह का ज़माना था। जी बिल्कुल। और मार्शल्लाह के ज़माने में फिर आप एक तरक्की पसंद सोच की तरफ चले जाते हैं, जिसमें आपका एक रुझान मज़ाहमत की तरफ होता है। तो जो मज़ाहमत करने वाले शायर थे हमारे, यकीनन वो आपको हार्ट भी करते थे, अट्रैक्ट भी करते थे। तो फैज़ साहब, हबीब जालिब या अली सरदार जाफरी, या वो लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं मज़ाहमत कर रहे हैं, उनके आप नज़दीक महसूस करते हैं। मेरी शुरू की शायरी जो है यकीनन बहुत खुरदरी भी थी और सख्त भी थी, और मैंने उस वक्त जो है डायरेक्ट जो है बहुत सारी शायरी की, मज़ाहमती शायरी के हवाले से। बाद में आगे मुझे एहसास हुआ कि शेर में एक ख़ास तरह की जैसे अब नगमे भी होनी चाहिए, नरवाहट भी होनी चाहिए, और एक बहुत अजीब मामला है कि शेर जो है ये कोई बरह रास्त नहीं होता, इसके अंदर बहुत तहें होती हैं जो दरियाफ्त करनी होती हैं। फिर मैं उसकी तरफ चला आया, लेकिन बुनियादी जो मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा है ना, वो हमारे वो तरक्की पसंद शोरा जो मज़ाहमत का पहलू था, वो ज़्यादा मेरा इंस्पिरेशन रहा। इस मुज़ाहमती शायर ने फिर एक शेर कहा कि मोहब्बत तेरा मेरा मसला है, जमाने को शरीके कार मत कर। हाँ जी, और वो फिर शेर इनकी पहचान बन गया। तो मैं आऊँगा उस तरफ कि अभी जैसे बात कर रहे थे मुज़ाहमती शायरी, ये रोमानवी शायरी कब से शुरू हुई? देखिए, ये जो शायरी है यकीनन इसके, हाँ मतलब रोमान तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुख्तलिफ रोमान की तारीफें की जाती हैं, लेकिन ख़ास तौर पे आप इस सतह पे जब आते हैं मोहब्बत के पहलू में, वो भी एक मुख्तलिफ डायमेंशंस होती हैं। लेकिन
यकीनन मैं समझता हूँ हमारा फ़नून लतीफ़ा जो है वो ख़ास तौर पे शायरी हो या म्यूज़िक हो या और हो, वो औरत मर्द के दरमियान एक मोहब्बत का जो ताल्लुक है उसको एक ख़ास तरीके से लेते हैं और देखते हैं, जी। और वो शायरी में किसी न किसी सतह पे आता है। तो ये मेरा ख़्याल है कि उसमें ज़्यादा जो है अमली से ज़्यादा एक आपकी फीलिंग ज़्यादा, आप सोसाइटी में रहते हैं तो वो उसमें फिर शायरी में आप सीखते हैं तो एक शायरी के साथ चलते हैं। अच्छा, ये तो आप करते रहे, फिर उसके बाद यकीनन आपको मुशायरों में जाने का इत्तेफाक हुआ होगा, उसका अहवाल भी हम आपसे जानते हैं, लेकिन फिर उसको किताबी शक्ल में लाने के लिए आपके जहन में कब ख्याल आया? हाँ, कि इतना मवाद इकट्ठा हो गया है और देखें ये हुआ ऐसे कि मैं शेरी शायरी करता रहा, मेरे अहबाब बन गए, बहुत सारे दोस्त मेरे हो गए, जैसे मुल्तान में शाकिर रज़ी मेरा पहला एक दोस्ती का ताल्लुक था अदब की बुनियाद पर। इस तरह लाहौर में ये हमारे यानी मैलसी से उठ के गए थे अब्बास ताबिश, जी बिल्कुल। उनका हल्का, और वहाँ जावेद अनवर और बहुत सारे लोग थे जो एक दोस्तों का हल्का बन गया लाहौर में अपने हम उम्रों का, मुल्तान में। तो पहली किताब मेरी 94 में शाया हुई थी। वो भी जब मैं शाया होना शुरू हो गया फ़नून में और मेरे अदबी जरायद में, अच्छा। मतलब कासमी साहब ने मेरी शायरी को छापना शुरू किया तो मुझे कुछ इत्मीनान भी आया, और फिर 86 में मेरी पहली गज़ल छपी थी फ़नून में। फ़नून से पहले जो मेरा कलाम था, मैंने तकरीबन वो कलाम मैंने नहीं शाया किया, और जो 86 के बाद मेरी गज़लें शाया होनी शुरू हो गई फ़नून जब, यानी हम उस ज़माने में, अब तो सोशल मीडिया जी है ना, बिल्कुल नाम उस वक्त आसिफ भाई ये होता था कि एक शायर को जो अगर अपनी कहीं ना कहीं समझता था कि मेरी शनाख्त होगी या रिकग्निशन होगी, तो उसमें ये समझता था कि अगर फ़नून में मेरी शाया होगी चीज़, तो अगर कासमी साहब ने इसको ऑन कर लिया तो फिर मेरी कोई हैसियत तो है। लाहौर में एक पब्लिशर थे हमारे दोस्त ताहिर असलम गुरा, अब तो वो कनाडा चले गए, उन्होंने पब्लिशिंग की, तो उन्होंने फिर मेरा मसवदा जो है यही मेरे पास था, मैं लाहौर में था, उन्होंने कहा जी आप अपनी किताब दें, और आप हैरान होंगे कि वो किताब से पहले जो है साहिवाल में मैं एक मुशायरे में कलाम सुना रहा था, तो ज़फ़र इकबाल साहब सदारत कर रहे थे। अच्छा, वाह वाह। अच्छा, ज़फ़र इकबाल साहब ने मेरे शेर सुने, उन्होंने कहा मुझे अपनी 15-20 गज़लें भेजी, मैंने उन्हें भेज दी, तो उन्होंने नए शायर के ज़हूर के नाम से पूरा कॉलम लिखा। अच्छा, वाह। अच्छा, उसके बाद साहबज़ादा ज़फ़र इकबाल जैसा शख्स जो है, जो गज़ल पर जिसकी बड़ी कमांड बहुत बड़ा, तो पहली किताब शाया हुई तो उसका जो है ज़फ़र इकबाल साहब ने फ़लैप लिखा, और उसकी किताब की जो तकरीब हुई पहली की, उसकी सदारत अहमद नदीम कासमी साहब ने की, वाह माशाल्लाह। और उसमें मुर्तज़ा बरलास और जो है इफ्तिखार आरिफ मेहमान ख़ुसूसी थे। वाह। इफ्तिखार आरिफ का मज़मून, इफ्तिखार आरिफ भी मेरे उन मौसमों में जिन्होंने बड़ी हौसला अफ़ज़ाई की, बरलास साहब भी उन मौसमों में जिन्होंने बड़ी हौसला अफ़ज़ाई की। वो यानी 94 में जाता हूँ, आज से आप देख लें 30 साल का अरसा हो गया, तो मैं देखता हूँ कि 30 साल पहले मेरी उम्र क्या थी, और मैं लाहौर जब बैठा था और मेरी तकरीब हो रही थी, तो कासमी साहब सदारत कर रहे थे और ये लोग बैठे थे और मुझे जब अप्रिशिएट कर रहे थे, तो यकीनन मेरे लिए वो उस वक्त तो शायद इतना अहम नहीं था, मेरे शायद वो आप एक उम्र का हिस्सा था कि महसूस ही नहीं हो रहा था कि ये कौन लोग हैं, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि यार बहुत बड़े लोग थे, जिन्होंने बहुत बड़े लोग, बिल्कुल बहुत बड़े लोग थे। किताब का सिलसिला शुरू हो गया, अब तक कितनी किताबें आ गई? अब तक मेरे 94 में मेरी पहली किताब छपी, और उसके बाद आप अंदाजा लगाएंगे कि दूसरी किताब जो है मेरी 2003 में छपी, 9 साल बाद। अच्छा, इतना अरसा आपने किताब नहीं छापी। उसके बाद आप लगाएंगे 2012 में मेरी तीसरी किताब छपी, यानी 9 साल का वक्फा था। यानी 9 साल के बाद 2003 में और 9 साल के बाद 2012 में, लेकिन 2012 के बाद 2019, 20, 21, 22 फिर मेरी किताबें जो लगातार आई, और तकरीबन मेरे 7 मजमूए गज़ल के और 1 मजमुआ मेरा जो है नज़्म का शाया हो चुका है। कुलियात मेरी जो इसमें मेरे 6 गज़लों के मजमूए वो शाया हो चुके हैं। जी, मेरे ख्याल में कुलियात खाकजार ये के नाम से आई है मार्केट में। अच्छा कंवर भाई, कुछ इस तरह का सिलसिला है, मैं बड़े अफसोस से कहूँगा कि अगर मेरे पास पैसे हैं और मैं ज़रा अच्छे खासा खाता पीता बंदा हूँ, तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं फिर कुछ किसी से लिखवा के भी और कुछ आड़ी तिरछी लकीरें भी डाल। तो क्या इस तरह के जो शायर हैं या इस तरह की किताबें जो है वो हमारे अदब के लिए फायदेमंद नहीं साबित होती? अच्छा भाई, बड़ी अहम बात की है, और मज़े की बात ये है, शायरों और मुतशायरों का ज़माना एक ही वक्त शुरू हुआ।
सही। जब शेर कहने शुरू हुए तो फिर उसके साथ ही वो शायर आ गए जिन्हें शायर बनाया गया। सही। और मजे की बात है, उन्हें शायर भी हमारे शायर भाई बनाए, शायर भाई ने बनाया। और जिनके पास दौलत या पैसा हुआ या कोई और मनसब ओहदा हुआ, उन्होंने जो है मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ शुअरा को बनाया, उनकी किताबें शाया हुई, यकीनन उन्होंने पजीराइयाँ भी हासिल की। लेकिन एक बात तय है, मुझे ये यकीन है कि बहरहाल अदबी जो शायर या अदीब होते हैं, या वो कम से कम पहचान जाते हैं कि फलां शख्स शायर है, फलां नहीं और उसकी जिंदगी बड़ी कम होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो फिर वो है कि लोगों में सनद कबूलियत नहीं उसे मिलती, और ना ही उसके जो शायरी है उसको दमाम हासिल होता है, चंद दिन की बात होती है। कमर रजा शहजाद हमारे मेहमान हैं टीवी दासिफ खैतरान में, और हमने एक और इनका जो बहुत खूबसूरत सफर है वो शायरों का, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान से बाहर भी, उस पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू करनी है, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक टीवी दासिफ खैतरान, और मेरे साथ आज चाय की दावत पे मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मुल्क के माहनाज शायर, मेरे बहुत प्यारे दोस्त, हमारे इस मुल्क की पहचान शायरी के हवाले से कमर रजा शहजाद। कमर भाई, हम बात कर रहे थे वक्फे से पहले, मैंने कहा था हम मुशायरों की बात करेंगे, लेकिन मैं अभी तक किताबों में खोया हुआ हूँ, और माशाल्लाह इतनी सारी किताबें हैं। तो ये आपने 1994 में पहली किताब आती है, और फिर 9 साल के वक्फे के बाद, फिर 9 साल के वक्फे के बाद, और फिर कुछ अर्सा आपने किताबें जो है वो मार्केट में आई आपकी, और लोगों तक प्रिंट शक्ल में आपकी किताबें पहुंची। तो इन किताबों को लोगों तक पहुंच के कोई सनद भी मिली, या कोई ऐसा भी हुआ, कोई अवार्ड भी हुआ कि बड़ा वो, मैं सच्ची बात है कि कुछ चीज़ें तो साहब हमारे यहाँ बेतौकीर हो गई, कुछ चीज़ें अवार्ड जो हैं यकीनन हमारी सतह पर जैसे सूरत हाल है, लेकिन कुछ अभी भी कुछ चीज़ें तौकीर मौजूद है जिनकी, मसलन 2006 में जी हमारे एक शेखपुरा से एक दोस्त ने एक इंतखाब शाया किया, और 1980 की दिहाई के शौरा के हवाले से उसने कुछ 100 नाम जो है मुख्तलिफ शौरा को भेजे। अच्छा। इनमें से 20 नाम आप सेलेक्ट कर दें। अच्छा। क्योंकि हमने ना इंतखाब शाया करना है, और किसी को ये पता नहीं कौन। सही। मुख्तलिफ शौरा में गए बड़े नामों में, और उसके बाद उसने जब वो नाम सिलेक्ट होके आगे वोटिंग हुई, और उसने देखा कि टॉप पे जो 20 नाम थे उसने उनकी किताब शाया की। ठीक है। अच्छा, आप हैरान होंगे, उस जो इंतखाब में है मैं दूसरे नंबर पर था माशाल्लाह, और 18 शायर और थे। यानी आप ये देखें 20, वो एक ऐसा इंतखाब था। इसी तरह कुछ अकादमी अदबियात जो है सालाना हर साल मुख्तलिफ अवार्ड्स का अनाउंस करती है, आप किताबें भेज देते हैं, वो किताबें मुख्तलिफ 4 जजों को भेज देती है। अच्छा, जिनका आपको भी नहीं पता है? हमें पता है। अच्छा, अकेडमी को होगा तो वो 4 मुख्तलिफ लोगों को जाती है, उसके बाद उसकी नंबरिंग होती है, रैंकिंग। ठीक है। और साल में शाया होने वाली तमाम किताबों में फिर जिसके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं उसे बेहतरीन अवार्ड दिया जाता है, शायरी किताब। तो खुदा के शुक्र है, मेरी किताब को 2020 की मेरी बारगाह किताब शायरी, तो उसको अल्लामा इकबाल अवार्ड मिला, जो माशाल्लाह यानी अकादमी का अवार्ड था। इसलिए क्रेडिटेबल है कि वो उसका कोई पता नहीं होता कि कौन उसको कर रहा है। वो मुख्तलिफ जजेस जो है उस पर डिसीजन लेते हैं, तो उसके बाद वो हतमी रिजल्ट भेज देते हैं, और उसके बाद जिनका नाम निकलता है तो उसके बाद तो ये मुझे मिला, मैं इसके बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। मेरे लिए अभी ये यकीनन फख्र की बात है कि हमारे इस धरती के इस शायर ने किताबें भी लिखी, और उनको फिर एक ऐसे रिकॉग्नाइज हमारे इदारे ने जिसमें मतलब जिसको मुस्तनद समझा जाता है। अभी कमर भाई कह रहे थे कि अवार्ड का जो सिलसिला है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन बहरहाल उस तरफ हम नहीं जाते। एक अकादमी अदबियात जो एक नाम है पूरे पाकिस्तान में, और जिसके मेंबर ऐसे लोग हैं जिन पे हम सब बहुत फख्र कर सकते हैं, उन्होंने इस किताब को अवार्ड दिया, ये हमारे लिए यकीनन फख्र की बात है। कमर भाई, मैं 2015 में लाहौर रहा कुछ अर्सा मेरी मुलाजमत के हवाले से। शोएब अजीज साहब के साथ बड़ी मोहब्बतें रही, और वो उनकी एक बड़ी मोहब्बत है। शेर तो उनके अपनी जगह बहुत कमाल के हैं, लेकिन एक मोहब्बत है कि वो मजलिस से जो है ना वो इकट्ठी करते रहते हैं, और दोस्तों को इकट्ठा कर वहाँ आपसे, हालांकि मुल्तान से आपका मेरा दोनों का ताल्लुक था, लेकिन ज्यादा तारुफ हमारा, और फिर अल्लाह अगर की रहमत करे
उन महफिलों में मुझे याद है अच्छी तरह से फरताश सैयद भी होते थे, हम साथ होते थे, नाज भट्ट साहिबा थी। तो लाहौर में आपका सिलसिला कैसा रहा, ये सारा शेर का सफर? जब मैं जिन दिनों पोस्टिंग लाहौर में, वैसे तो मैं खैर उस वक्त भी जाता था जब एजुकेशन में था, तालीम में। लाहौर को मरकज है हमारा अदबी पंजाब का, तो वो जाना शुरू से था सिलसिला। लेकिन फिर मेरी उस तरफ मुलाजमत हो गई सरकारी, तो मुझे लाहौर एक रेगुलर मुझे जाने का। अच्छा, शुएब साहब का जिक्र किया। अच्छा, इत्तेफाक की बात यह है कि शुएब साहब मुझे शुरू से ही मैं उन्हें बड़ा आइडियलाइज करता था, उनकी शख्सियत को। उसकी एक वजह है कि शुएब साहब दुनियावी सतह पर उन्हें खुदा ने बहुत मकाम दिया, लेकिन मैं जब भी देखता हूँ इतने बेनियाज शख्सियत, इतने बाकमाल शायर होने के बावजूद वो कभी इस दुनियादारी के इस अदबी धंधे में पड़े ही नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वो मेरे एक रोल मॉडल थे। मैं कहता था कि यार देखो, इंसान जो है ना, अगर खुदा ताला आपको कुछ सलाहियत देता है, टैलेंट देता है, तो उससे आप बड़ी आसानी है दुनिया कमा सकते हैं। लेकिन शुएब साहब ने तो कभी अपने शेर पर फख्र करते हैं जी। उन्होंने मेरी शायरी ही सुनी मुख्तलिफ महफिल में और मुझे अप्रिशिएट किया, फिर उन्होंने बेपनाह मोहब्बत की। अच्छा, अब वो अब भी मोहब्बत करते हैं, खुदा ताला उन्हें सलामत रखे, बुला के शायर हैं। तो वो यकीनन लाहौर की अदबी नशिस्तें हमारी उनके बगैर, बल्कि हमने एक तंजीम जो हमारी थी लाहौर राइटर्स क्लब के नाम से, जो उनकी थी शुएब साहब की, अच्छा, किसी जमाने में रजिस्टर्ड करवाई थी। उन्होंने कहा यार ये तंजीम आप संभालें और चलाएं। वाह। अच्छा, फिर उसके बाद सरप्रस्त वो बने, सदर मैं था, फिर नाज भट्ट उसकी सेक्रेटरी बनी। वो तंजीम हमारी अब भी मौजूद है। तो हमने उसके तहत खासी तकरीबात वहाँ की, मतलब बहुत सारे अदीब शायर थे जिनके लिए हमने वहाँ GOR में, जिम खाने में, मतलब अदबी नशिस्तों का एहतमाम किया, अदबी तकरीबात का। बड़ी अच्छी लाहौर में हमारी वो एक्टिविटी है। आज ज़माना थोड़ा तब्दील हो गया है। पहले हम रेडियो पे, टेलीविज़न पे मुशायरे देख लिया करते थे, या फिर ये है कि आर्ट्स काउंसिल या मुख्तलिफ जो इदारे थे वहाँ मुशायरों की सूरत हम शायरों को सुनने का मौका मिलता था। तो हम आते हैं उस तरफ भी, सोशल मीडिया की तरफ भी, कि अब सूरत हाल चेंज होगी। लेकिन आपने मुशायरे माशाल्लाह मैं देखता रहता हूँ और सुनता भी रहता हूँ, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाहर भी पढ़े हैं। इनका कुछ थोड़ा सा अहवाल हमारे। ये बड़ा मुशायरे जो हैं, देखें हमारा जो इस वक्त शेर को कम्युनिकेट करने का जरिया था, इससे पहले सोशल मीडिया से दो ही जराए थे, या तो आपका इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, या आपके मुशायरे। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, आप चूंकि खुद रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अटैच के, आप समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और खास तौर पर फिर उसके बाद रेडियो, TV और प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सोए यानी हफ्ते में कोई मुशायरा हो गया, अदबी प्रोग्राम TV पर कोई मुशायरा हो गया। प्रिंट मीडिया में अदबी एडिशंस जो हैं वो शाया होते थे, और उसमें भी एक सूरत हाल थी कि जो है कम्युनिकेशन के दो रास्ते थे। अच्छा, अब इनमें जो है जब मैं इंटर हुआ, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इब्तिदा में रेडियो मुल्तान से मैंने जो है, यानी अली तन्हा साहब यहाँ होते थे, अदबी प्रोग्राम करते थे, उसके मुशायरे मुझे पढ़ने मिले। फिर TV पर मैं गया, TV पर अली अकबर अब्बास साहब स्क्रिप्ट एडिटर थे, तो उन्हें यानी उस वक्त मैंने PTV के मुशायरे पढ़ने शुरू किए। अच्छा, फिर हमारे कुल पाकिस्तान मुशायरे जो होते थे पंजाब में खास तौर पर, इसके मुशायरों में हमारी जो है खास तौर पे मैं समझता हूँ मुत्सा बरलास साहब का बड़ा रोल रहा। हाँ, इससे हमारे जनूबी पंजाब के अच्छा, उनमें ये खूबी ये थी कि मेरा उनसे कोई तारफ नहीं था। एक नशिस्त में मैंने शेर सुने, उन्होंने मुझे रिकमेंड करना शुरू कर दिया। वो मुझे जंग में ले गए मुशायरे में कुल पाकिस्तान में। अच्छा, वो एक भावलपुर में मुख्तलिफ जगहों पर, भावलपुर, यहाँ तो उन्होंने बहुत करवाया। आप अगर तसव्वुर करूँ तो वो मेरी शायरी थी जो उन्हें अच्छी लगी और उन्होंने मुझे उठा के मुशायरों में भेजा। अच्छा, मुशायरों में आपको कोई ले जा तो सकता है, लेकिन मुशायरों में आपके लिए अपनी शायरी के हवाले से तो आप अपने काम से ही पहचाने जाएंगे, या लोगों में आपकी लिए दिलचस्पी का अवसर आएगा। बिल्कुल। तो वो यकीनन बहुत सारे मुशायरों में गैदरिंग भी होती थी, आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी थी। अब भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर मुशायरे पढ़ते हुए मुझे जो है एहसास होता है कि अपने हम वतनों से, हम दूसरे लोगों से, उर्दू ज़बान जानने वालों से अपनी ज़बान मुलाकात होती है, जो शेर सुनने आते हैं, शेर पढ़े, तो वो एक अच्छा लगता है। और मैंने बहुत मुशायरे पढ़े हैं, अब तो किसी गिनती में नहीं आते। चले, हम उन बहुत सारों का हाल नहीं लेते हैं। अभी हाल ही में ये कोई 2-3 दिन पहले ही अमेरिका से वापस आए हैं। एक इंटरनेशनल मुशायरा सालाना होता है, उसका अहवाल तो हम आपसे लेना चाहेंगे, उसके बारे में बताएं। हाँ, ये बड़ा अमेरिका में, बरतानिया में, कनाडा में, ये यानी हमारे यूरोपीय ममालिक में भी मुशायरे होते हैं। अच्छा, ये कोविड से पहले एक रेगुलर स्ट्रक्चर था मुशायरों का, फिर कोविड आ गया और 2-3 साल ये मुशायरे बंद रहे। और मैं इत्तेफाक से, मुझे जब मैंने पहला मुशायरा जो है 2005 में मैंने अपने मुतअद्दिद दारुल इमारात तो दुबई पढ़े,
अच्छा, उसके बाद मुझे अमेरिका बुलाया गया, मेरा वीज़ा नहीं लगा और दोस्तों ने चाहा, फिर उसके दरमियान में ऐसे हुई सूरत हाल, मुलाजमत की मसरूफियात थी और दोस्तों के बहुत सारे कर्ज थे। तो गुज़श्ता साल भी मैं गया था, इस साल भी मैं गया, तो वो यहाँ मुशायरे जो सिलसिला है इस हवाले से बहुत अहम है कि हमारी जो ज़बान उन इलाकों में आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ने लगी, तो एक मुशायरा एक ज़रिया है जो उन लोगों को इकट्ठा रखते हैं और अपनी ज़बान को। तो ये मुशायरा में गया था, ये 3-4 मुशायरे मैंने, एक ह्यूस्टन में था जो उर्दू कॉन्फ्रेंस भी थी, अच्छा, और फिर साथ ही मुशायरा था, और दूसरा हल्का अरबाब ज़ौक़ का मुशायरा था जिसमें इफ्तिखार आरिफ साहब मैं देखता रहा हूँ सोशल मीडिया पे, बाकी दीगर ममालिक से भी शायर थे उर्दू के हमारे। तो ये बड़ा अच्छा, यानी मैं समझता हूँ कि इंटरेक्शन भी हुआ और हमारे दुनिया भर से जो शेर कहने वाले अच्छे शायर थे वहाँ जमा थे, सुनने वाले बहुत अच्छे थे, और बड़ा यानी मुझे अच्छा लगता है कि वहाँ उन लोगों में बैठ के वो एक किस्म की बड़ी उन्हें थ्रस्ट भी होती है सुनने की, अपने शायरों को, अदीबों को, फनकारों को, दानिशवरों। तो वो एक इसके अलावा मुशायरा था वहाँ, डॉक्टर्स हैं उनका होता है कि वो पूरी मतलब उनका एक मेला होता है, वो उसमें जो है मुशायरा भी रखते हैं डैलस में। इस तरह ये मेरा ख्याल है कि जो दुनिया भर में एक अदबी सफारतकारी है, ये मुशायरों के जरिए और ऐसी तकरीबात के जरिए होती है। आप शायरी में कौन से सिर्फ ज्यादा पसंद करते हैं, गजल, नज्म या? अच्छा, ये शुरू में तो मेरा रुझान गजल की तरफ, मैंने गजलें ही ज्यादा कही जी, और लेकिन गजल भी कहता तरह में, नज़्में जो है उसमें मैं उसमें सहूलत शायद इस हवाले से मैं कह लूँ कि नज़्म में आप एक शायर जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है, अपनी कैफियत जो है वो बयान करता है, कोई दुख है, कोई, मैंने नज़्म उस वक्त कही है जब मुझे नज़्म में कोई अपनी खास फीलिंग का इजहार करना हो। गजल मैं समझता हूँ बाज़ औक़ात काफ़िर अदीफ के साथ चलती है, लेकिन गजल हमारी मकबूल तरीन सिन्फ है। अच्छा, हमारे लोगों को याद रहती है, लोग शेर को याद करते हैं और लोगों ने अच्छी लगती है। एक शायर को आपने अपने मेहमान के तौर पे दावत दी हो और इतनी देर हो गई हो, वक्त भी ऐसा ऐसा कम पड़ता जा रहा हो और आप उससे उसका कलाम ना सुने, इससे बड़ी ज्यादती और कोई नहीं हो सकती। कमर भाई कुछ बताओ। मैं चंद शेर जो है आपको जो है पेश करता हूँ कि हर एक दुख ना सुपुर्दे कलम किया जाए, हर एक दुख ना सुपुर्दे कलम किया जाए, ये इश्क है इसे कम कम रकम किया जाए। हर एक दुख ना सुपुर्दे कलम किया जाए, ये इश्क है इसे कम कम रकम किया जाए। और मैं एक भटके हुए इश्क की लपेट में हूँ, मैं एक भटके हुए इश्क की लपेट में हूँ, सो मुझ पे सूरह यूसुफ का दम किया जाए। मैं एक भटके हुए इश्क की लपेट में हूँ, सो मुझ पे सूरह यूसुफ का दम किया जाए। और सुनाई जाए कोई दास्तां मोहब्बत की, सुनाई जाए कोई दास्तां मोहब्बत की, मैं थक चुका हूँ मुझे ताजा दम किया जाए। वाह 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 वाह, सुनाई जाए कोई दास्तां मोहब्बत की, वाह वाह वाह, मैं थक चुका हूँ मुझे ताजा दम किया जाए। और मेरे लहू से किया जाए रास्ता रोशन, मेरे लहू से किया जाए रास्ता रोशन, मेरा फटा हुआ कुर्ता आलम किया जाए। वाह वाह वाह, मेरे लहू से किया जाए रास्ता रोशन, मेरा फटा हुआ कुर्ता आलम किया जाए। और फलक को सौंप दिए जाएं ये फलकजादे, फलक को सौंप दिए जाएं ये फलकजादे, जमीन के बोझ को थोड़ा सा कम किया जाए। बहुत खूब, वाह वाह, फलक को सौंप दिए जाएं ये फलकजादे, जमीन के बोझ को थोड़ा सा कम किया जाए। जहाने इश्क है हर शय से मावरा शहजाद, जहाने इश्क है हर शय से मावरा शहजाद, यहाँ ना जिक्र वजूद अदम किया जाए। वाह वाह वाह, जहाने इश्क है हर शय से मावरा शहजाद, बहुत खूबसूरत, यहाँ ना जिक्र वजूद अदम किया जाए। नहीं, हमारी तशनगी बिल्कुल भी कम नहीं हुई। कुछ और अता हो। जब एक चिराग सरे शब जलाने लगता हूँ, जब एक चिराग सरे शब जलाने लगता हूँ, मैं अपने चारों तरफ जगमगाने लगता हूँ। वाह वाह वाह, जब एक चिराग सरे शब जलाने लगता हूँ, मैं अपने चारों तरफ जगमगाने लगता हूँ। और शिकस्ता होते हुए दिन की किरचियां चुनकर, शिकस्ता होते हुए दिन की किरचियां चुनकर, मैं एक और नया दिन बनाने लगता हूँ। वाह 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 वाह, शिकस्ता होते हुए दिन की किरचियां चुनकर, मैं एक और नया दिन बनाने लगता हूँ। और अदू का खौफ भी क्या खौफ है कि बाज़ औक़ात
अदू का खौफ भी क्या खौफ है कि बाज़ औकात मैं अपनी तेग हवा में चलाने लगता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अदू का खौफ भी क्या खौफ है कि बाज़ औकात मैं अपनी तेग हवा में चलाने लगता हूँ। और दुआ भी करता हूँ मैं डूब जाए ये दुनिया, दुआ भी करता हूँ मैं डूब जाए ये दुनिया, फिर एक नाव भी खुद ही बनाने लगता वाह 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 वाह, दुआ भी करता हूँ मैं डूब जाए ये दुनिया, फिर एक नाव भी खुद ही बनाने लगता हूँ। और कोई तो है जो मेरा हाथ खींच लेता है, कोई तो है जो मेरा हाथ खींच लेता है, मैं जब भी गार से पत्थर हटाने लगता हूँ। वाह वाह, और मेरा तो सिर्फ यही काम रह गया शहजाद, मेरा तो सिर्फ यही काम रह गया शहजाद, कहीं भी आग लगे मैं बुझाने लगता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। और वो कहते हैं ना कि जी लफ्जों से आग लगाना, लफ्जों से एक ऐसी कहानी बनाना कि आदमी को लुत्फ आए। मुझे एहसास है कि मुख्तसर वक्त में हम बहुत सारी बातें नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद मुझे अच्छा लगा कि आज मेरे मेहमान कमर रज़ा शहजाद हैं। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। तंगी वक्त सामने है, इंशाल्लाह फिर किसी नशीस में आपसे और बहुत सारी बातें होंगी। टीवी आसिफ खैतान में आप तशरीफ लाए एन न्यूज़ HD के इस प्रोग्राम में, आपका बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं एन न्यूज़ का भी खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ। और पहले भी मैंने कहा था कि हम अपने इलाके से जिस तरह ये लोगों को आगे लेके आ रहा है, बहुत अहम बात है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।